Assalamualaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to my YouTube channel, that is Mazhar Ali Lectures. This is the lecture number 6 of development aging. We have started a beautiful journey of development and aging, and in which we cover so many things up to now. What are those things? Up to now we have discussed about growth, the types of growth, development, what is known as the study of the embryology. Then we talk about what is the fertilization, the part, the site of the fertilization, the different events which are going to take place when fertilization are going to occur. Then we talk about what happened after the fertilization, the formation of zygote, what happened after the rapid mitotic division, that is what is the cleavage, convert the zygote into what? The multicellular mass of cell known as morula. How many days and how this morula will deposit and goes to the uterus, which is the place which is designed for what? The pregnancy, and how this morula will convert into blastola acquire different layers. There is trophoblast, embryoblast. Why we known as embryoblast? Because it have the ability to form the what? Embryo. How the embryoblast will differentiate into epiblast and hypoblast, and this epiblast give us ectoderm, endoderm, mesoderm, which take part in the formation of different body systems. This thing which we have covered in our previous 5 lectures. This is the lecture number 6. In today's lecture we will talk about what is mean by term organogenesis actually. How the organ system development is influenced by the presence of nucleus, by the presence of cytoplasm. But before we really start, we make a revision of our previous class, but thing which we have discussed. Okay, I have will teach you about those things as well. So लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. ओके अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है, क्या होता है प्रिमिटिव नॉट भी जिसे हम कह रहे थे, और किस तरीके से उससे फॉर्मेशन होगी नोटोकॉड की, और नोटोकॉड किस तरीके से फिर फॉर्मेशन करवाएगा न्यूरल ट्यूब की. नोटोकॉड फॉर्मेशन के बाद नोटोकॉड कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, न्यूरल ग्रूव बनेगा, नीचे न्यूरल प्लेट जो है नीचे की तरफ मूव करेगी, दोनों एंड कंबाइन हो जाएंगे और न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो जाएगी. नीचे जो एंड में सेल बचे थे न्यूरल क्रिस्ट सेल कहे थे, मैंने बताया था ये सेल ही होते हैं जो हमारी बॉडी में इमरजेंसी काज करते हैं. इन सेल्स का और भी रोल है, रिकैप में आज जरूर देखने वाले हैं उन सेल्स का और क्या रोल है, जरूर देखेंगे. इसके बाद हमने ये भी बात कर ली थी कि किस तरीके से न्यूरल ट्यूब फिर हमारा नर्वस सिस्टम यानी किसी एम्ब्रियो का नर्वस सिस्टम किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से उसका ब्रेन, उसका स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स डेवलप करती हैं, किस तरीके से ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं. अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए, लेक्चर अपलोड है हमारी वेबसाइट, हमारे जो चैनल है लेक्चर वहां पर अपलोड है, हमारे चैनल पे जाइए और उन लेक्चर को आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा. आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव माइंड, सीखने वाले माइंड के साथ कि हाँ हमें बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलनी है. ओके सो एक रिकैप देता हूं आपको जरूर. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि न्यूरल क्रिस्ट सेल क्या होते हैं. न्यूरल क्रिस्ट सेल के बारे में जरूर देखेंगे आज थोड़ा सा. न्यूरल क्रिस्ट सेल न्यूरल ट्यूब के एंड में दो मैंने आपको दिखाए थे, होते बहुत सारे सेल्स हैं. जैसे जैसे डेवलपमेंट एडवांस होती रहती है सेल्स का नंबर बढ़ता रहता है. न्यूरल क्रिस्ट सेल्स का नंबर बढ़ने के बाद ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं. बॉडी में डिपॉजिट होने के बाद ये कुछ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं. कौन से वो स्ट्रक्चर जिसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बनाएंगे मेलानोसाइट्स को. मेलानोसाइट्स, these are the cells which contain melanin pigment, and melanin pigment, it is a pigment which is responsible to give the color to the different parts of the body, include hair color, ओके स्किन का कलर, जो भी है मेलानोसाइट के अंदर मौजूद मेलानिन की वजह से होता है. देन हमने बात की थी एड्रिनल ग्लैंड की. मैंने बताया था एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल मेड्यूला के जो सेल्स है क्रोमोफिन सेल्स, उनकी फॉर्मेशन भी न्यूरल क्रिस्ट सेल्स से होती है. व्हाई दे आर क्रोमोफिन सेल्स? बिकॉज they can be strained, they can be crystallized in presence of chromium elements. None. देन उसके बाद मैंने बताया था नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन न्यूरल क्रिस्ट सेल से नहीं होती, लेकिन नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का शुमार होता है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस.
meninges comprises of three different membrane. There is dura mater, there is arachnoid mater, there is pia mater. इन meninges की formation भी न्यूरल क्रिस्ट सेल से ही होती है। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, इस वजह से हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, बट इसके ऊपर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे एंटायरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एंटायरिक नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन भी न्यूरल किस सेल से होती है। क्या होता है ये एंटायरिक नर्वस सिस्टम, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी सिर्फ आप याद रखो कि एंटायरिक नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन भी जो है इन न्यूरल किस सेल से ही होती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर तीन तरह के मसल्स मौजूद होते हैं। देयर इज स्केलेटल मसल, देयर इज स्मूथ एंड देयर इज कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल आर दोस मसल व्हिच अटैच ऑन द स्केलेटन। ओके, और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे टंग के अंदर भी स्केलेटल मसल मौजूद होते हैं। एनस के अंदर एनस के अंदर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी स्केलेटल मसल है, ठीक है। इसी तरीके से यूरिथ्रा के अंदर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी स्केलेटल मसल ही होता है। स्मूथ मसल्स मेनली हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल स्पेशली ये ज्यादातर पाए जाते हैं हमारी हार्ट जो है, हार्ट के अंदर। मसल की फॉर्मेशन ये आपको बोन दिखाई गई है, इन मसल की फॉर्मेशन भी न्यूरल क्रिस्ट सेल से ही होती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से अटैच हुई थिक व्हाइटिश नर्व कॉर्ड जो कि थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल कॉर्ड की अलग अलग रूट होती है। देयर इज डोर्सल रूट, देयर इज वेंट्रल रूट। डोर्सल और वेंट्रल रूट के अंदर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। उन सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की फॉर्मेशन न्यूरल क्रिस्ट सेल से होती है। ये चीजें हमने पिछले वाले लेक्चर में देख ली थी। आज सिर्फ फ्लो बनाने के लिए आपको सिर्फ ये न्यूरल क्रिस्ट सेल के बारे में बताया गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का लेक्चर, डेट इज कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट और ऑर्गेनोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की जो प्रोसेस होता है उसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गन क्या होता है? आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल एज सिंपल एज दैट। सेल्स एक जैसे सेल जिनका फंक्शन सिमिलर होता है आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, हमारा बिलव्ड स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टिश्यू दैट वी हैव। टिश्यू एक टिश्यूज जो है कंबाइन हो करके, टिश्यू जो है वो कंबाइन हो करके एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। एंड कलेक्टिवली इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉम सेल टू ऑर्गन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, एज सिंपल एज दैट। एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है फीमल यूट्रस के अंदर, उसके अंदर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन की फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। हमारा जो लेक्चर की थीम है वो है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। किस तरीके से जो मैं कह रहा हूं ऑर्गन्स बन रहे हैं, इन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है, हम उन चीजों को देखने जा रहे हैं। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर को समझने के लिए, यानी कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन डेवलप करेगा ना, उसके लिए लाजमी होता है बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर का आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना लाजमी होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में? यानी जो फैक्टर्स हैं, जो रिक्वायर्ड फैक्टर है, कौन से फैक्टर बताता हूं, उन फैक्टर का आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यानी एक कनेक्टेड मैनर में काम करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से हैं वो फैक्टर? एक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, लेट मी राइट ओवर देयर। फैक्टर्स डेवलपमेंटल फैक्टर कौन से हैं? किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, चाहे ब्रेन की भी डेवलपमेंट होनी है ना, तो इन फैक्टर का आपस में एक कनेक्टेड मैनर में काम करना बड़ा लाजमी होता है। कौन से वो फैक्टर्स, पहले मैं फैक्टर में आपको बता देता हूं, देन हम उनके बारे में थोड़ी सी उनकी डिटेल देखते हैं। फैक्टर कौन कौन से? वी हैव टू काइंड ऑफ फैक्टर। वी हैव जेनेटिक फैक्टर जो कि जीन्स की मदद से वर्क करते हैं, जेनेटिक फैक्टर, और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल, शॉर्ट में लिख देते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जिनको रेगुलेट जीन करते हैं। क्या मतलब? देखें, जीन क्या होते हैं, मैं आपको वो कहानी समझाने जा रहा हूं। आपको पता है सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक बिलव्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डीएनए। डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज डीएनए हमें हमारी पेरेंट्स से ही मिलता है। डीएनए क्या? वो स्मॉल सेगमेंट जो कि कैपेबल है कि हेल्दी प्रोटीन बना पाए, उस पार्ट को हम जीन कहते हैं। क्या, एक बार फिर से बता देता हूं, डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो कि सक्सेसफुली प्रोटीन की फॉर्मेशन कर पाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जीन। जीन जिन फैक्टर को रेगुलेट करता है, जिन फैक्टर को रेगुलेट करता है, उन्हें हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर नाम ही कहानी सुना रहा है, वो फैक्टर जो कि एनवायरमेंट की वजह से गिव राइज होते हो,
those factors which are given rise by the presence of environment, that is what is called the environmental factor that we have. जेनेटिक फैक्टर जीन्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर एनवायरमेंट की वजह से, जिसमें सनलाइट, जिसमें वाटर, जिसमें न्यूट्रंट्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन का लेवल, सारी चीजें आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, ये सारे आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की कैटेगरी के अंदर। मैंने कहा कि किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए इस जेनेटिक और इस एनवायरमेंटल फैक्टर का आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक कनेक्टेड मैनर में काम करना लाजमी है। अगर इन्होंने वर्क नहीं किया तो ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होगी। एग्जांपल के साथ मत समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सीड ग्रो करवाना चाह रहे हैं। सीड, जो हमारे पास सीड है, इस सीड के अंदर सेल्स मौजूद है, सेल्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद है, और जो जीन जो है ये जेनेटिक फैक्टर हो गया। सीड सोन करने के बाद लाजमी होता है कि अगर सीड से एक हेल्दी प्लांट ग्रो करना है तो उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, तो ही एक जाके प्लांट ग्रो कर पाएगा। तो जेनेटिक फैक्टर यानी जीन उसमें मौजूद थे, एनवायरमेंटल फैक्टर उसको बाहर से मिले, दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क किया तो एक प्लांट की डेवलपमेंट हो पाई। सपोज करिए अगर एक कोई फैक्टर मिस हो जाता, सनलाइट नहीं होती, तो सीड फेल हो जाता ग्रो करना। तो इस तरीके से जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का आपस में एक कनेक्टेड मैनर में काम करना लाजमी होता है किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए। नाउ देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ब्रेन के बनाने के जो सेल्स हैं, जो हमने न्यूरल ट्यूब देखी थी, न्यूरल ट्यूब के अंदर सेल्स थे, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो मौजूद था, डीएनए में जीन थे बनाने ब्रेन बनाने के लिए। ये तो हो गया जेनेटिक फैक्टर। नाउ अब ब्रेन की फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं हो जाएगी, उसके लिए हमें केमिकल्स चाहिए होंगे, बहुत सारे हार्मोन चाहिए होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होगी, न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, ये हो जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर मौजूद थे जीन की फॉर्म में, एनवायरमेंटल फैक्टर आ गए, दोनों ने कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क किया तो ब्रेन की हेल्दी डेवलपमेंट होगी। सपोज करिए इनमें से कोई एक फैक्टर रिमूव हो जाए या एक फैक्टर को हम रिमूव कर दें तो जो ब्रेन है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं, डेट इज हमारी हाइट। हाइट जो है, हाइट हर किसी की अपनी हाइट होती है। अब हाइट अटेन करने की जो एबिलिटी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो हाइट के जो सेल्स होते हैं, मेरा मतलब है कि बोन्स जो है उनके अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर बोन्स की वजह से तो हमारी ग्रोथ होती है, बोन्स के अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक फैक्टर हो गया। यहाँ पर ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, एज भी होनी चाहिए, ये होगा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर जब आपस में एक साथ वर्क करेंगे तो हमारी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। अगर सपोज करिए कोई एक भी फैक्टर मिस हुआ तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। ग्रोथ हार्मोन का भी रोल होता है इसमें लाजमी। सो आई थिंक यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना लाजमी होता है, तो ही वो ऑर्गन डेवलप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। डन। नाउ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर दो और प्रोसेस समझना भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, वो दो प्रोसेस कौन से वो आपको समझाता हूं। देखो हम पढ़ जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको अब तक दो फैक्टर बताए कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं, उनका आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना लाजमी होता है किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। दो प्रोसेस समझाने जा रहा हूं आपको। कौन कौन से हैं वो प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है सेल डिफरेंस, एक होता है जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। एक होता है जी जीन एक्सप्रेशन, दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। इनको समझते हैं तो ही हमें कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग के कपाट खुलेंगे। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जीन की एबिलिटी, अब आपको जीन क्लियर है, ठीक है, जीन की एबिलिटी कि वो सक्सेसफुली एक हेल्दी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर पाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जीन एक्सप्रेशन। द एबिलिटी ऑफ जीन टू मेक हेल्दी प्रोटीन सक्सेसफुली, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जीन एक्सप्रेशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया ना कि सेल कंबाइन होकर टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन होकर, सही बोल रहे हैं आप, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म। ये जो एक सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिंपली सेल अगर टिश्यूज में भी कन्वर्ट होगा, टिश्यू अगर ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे तो भी ये सेल डिफरेंशिएशन है। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब एबिलिटी ऑफ सेल to recognize the type of to recognize the similar type of cell and organize into a multicellular structure or tissue or organ or into organism, that is what is called the cell differentiation। जीन एक्सप्रेशन और सेल डिफरेंशिएशन, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। जीन एक्सप्रेस होता रहेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता रहेगा, सेल जो है अपने जैसे सेल्स को पहचानते रहेंगे और ऑर्गन
की फॉर्मेशन करते रहेंगे। तो जीन एक्सप्रेशन और सेल डिफरेंशिएशन ये पैरेलली चल रहे होते हैं और और हर ऑर्गेनिज्म की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। अगर सेल जीन एक्सप्रेशन हो रही हो, सेल डिफरेंशिएशन ही ना हो रही हो तो भी ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिफरेंशिएशन हो रही हो, जीन एक्सप्रेशन ना हो तो भी ग्रोथ नहीं होगी। तो दोनों का आपस में एक साथ चलना लाजमी होता है। तो कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा किसी भी चीज की डेवलपमेंट, हमारे अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल ले रहे हैं तो ह्यूमन में जितने भी बॉडी के सिस्टम है उनके डेवलपमेंट के लिए दो फैक्टर का आपस में कनेक्टेड मैनर में काम करना लाजमी होता है। कौन से हैं वो फैक्टर? जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद तो प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से? एक जीन एक्सप्रेशन और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। यानी अगर हमारे अंदर सपोज करें हमें फॉर्मेशन करनी है ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर मौजूद होगी, जीन जो है प्रोटीन बनाते रहेंगे और जो सेल्स बनते रहेंगे, ये जीन जो प्रोटीन बना रहे हैं ये जीन एक्सप्रेशन, और जो सेल कंबाइन होकर कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन। तो ये था कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का क्या रोल रहता है किसी भी सिस्टम की, किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है योंकहिम हैमरलिंग। योंकहिम हैमरलिंग, मैं नाम लिखता हूं उनका आपके लिए, योंकहिम हैमरलिंग। भले ही ये जे से लिखा जा रहा है लेकिन प्रोनाउंस योंकहिम हैमरलिंग होगा। कोई अच्छी सी बुक, स्टैंडर्ड बुक रेफर करिएगा, आपको पता चल जाएगा। योंकहिम हैमरलिंग, योंकहिम हैमरलिंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था 1934 के अंदर, और उन्होंने प्रूव करा था कि न्यूक्लियस का क्या रोल रहता है न्यूक्लियस का डेवलपमेंट के अंदर। आई थिंक आपको न्यूक्लियस तो पता है कि क्या होता है। डन। सेल आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में क्या रोल है वो इन साइंटिस्ट योंकहिम हैमरलिंग ने बताया था इन 1934। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था इन्होंने, इनका इंट्रोडक्शन देता हूं पहले मैं आपको, एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट समझेंगे देन कंक्लूजन पे आएंगे। रोल ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था ये साइंटिस्ट थे योंकहिम हैमरलिंग, इन्होंने लिया था एक एलजी को। ठीक है, एलजी प्लांट के एंसेस्टर कॉमनली हम कह देते हैं। नॉर्मली एलजी ज्यादातर मोस्टली वाटर के अंदर ही मौजूद होती है, और जैसे कि अलग अलग टाइप की एलजी है। देयर इज ग्रीन एलजी क्लोरोफाइसी, देयर इज रेड एलजी रोडोफाइसी, देयर इज ब्राउन एलजी फायोफाइसी। तीन तरह की एलजी होती है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फायोफाइसी। इसी उस ही एलजी जैसी एक एलजी हम यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज एसिटाबुलरिया। इसका नाम है एसिटाबुलरिया, यहाँ पे लिखता हूं आपके लिए, एसिटाबुलरिया, एसिटाबुलरिया, एसिटाब्यूलेरिया, एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाबुलरिया एक जीनस है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग स्पीशीज है। एसिटाबुलरिया कंप्राइसेस ऑफ एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा। क्यों ऐसे कह रहे हैं बताता हूं। एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा एंड एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया। ठीक है, कुछ बातें इस एसिटाबुलरिया के बारे में भी होंगी तो अच्छा लगेगा हमें। एसिटाबुलरिया इट इज एन यूनिसेल्युलर एल्गी, ये यूनिसेल्युलर एल्गी है, मतलब एक सेल से बनी हुई है। एसिटाबुलरिया की बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ से आपको जो है दोनों कान खुले रखने हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के। ये वाला ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कैप। ठीक है, उसके अलावा ये वाला मिड वाला पार्ट जो होता है ये, इसे स्टॉक कह देते हैं, स्टेम कह देते हैं, स्टॉक कह देते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होता है नेम राइजोइड कहते हैं। नाउ व्हाट आर द राइजोइड? राइजोइड बेसिकली दे आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, not actually roots, they are the hair like structure which help the organism in encouragement and at some extent it also help in absorption of water as well। कुछ ना कुछ वाटर हेल्प एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं और ये एनकरेजमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। क्या ये राइजोइड, ये रूट नहीं है। तीन पार्ट है इनकी बॉडी के, फिर से बोलता हूँ, कैप, स्टॉक, राइजोइड। इस राइजोइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। सामने लिख देते हैं, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा मैंने कहा ये यूनिसेल्युलर होता है, इसकी बॉडी के तीन पार्ट हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा, एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया। ये नाम किस रेफरेंस में? ये नाम बेस्ड ऑन द शेप ऑफ देयर कैप। कैप की शेप कैसी है? अगर कैप की शेप कुछ इस तरीके से है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली नहीं है उसमें से, तो जी ग्रेनुलेटा। अगर कैप की जो शेप है वो ना अम्ब्रेला जैसी है, राउंड शेप है अम्ब्रेला जैसी, तो मेडिटेरेनिया। फिर से बोलता हूं, अगर कैप की शेप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी है तो क्रेनुलेटा, अगर केप की शेप जो है वो अम्ब्रेला जैसी है तो जी मेडिटेरेनिया। ये इनके दो नाम, इनके बॉडी के तीन तीन पार्ट हैं। इस राइजोइड के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। हम न्यूक्लियस का रोल समझने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर। ये साइंटिस्ट हैमरलिंग जो थे, इन्होंने क्या किया, दो एसिटाबुलरिया लेके आए, एक एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा, एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया।
इन्होंने क्या किया, एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया, यहां से दोनों कान खुले रखने हैं आपको, इसकी स्टॉक ली और उसको इम्प्लांट कर दिया इन दी स्टॉक ऑफ एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा। मेडिटेरेनिया की स्टॉक को लेकर के और क्रेनुलेटा की स्टॉक में इम्प्लांट कर दिया। और अब इनका अंदाजा ये था, इनकी सोच ये थी कि अगर चूंकि मैंने स्टॉक लगाई है यहां पर, तो केप जो आएगी वो एसी नहीं आएगी, केप जो है वो मेडिटेरेनिया जैसी एसी केप आएगी। फिर से बोलता हूं, इन्होंने क्योंकि स्टेम इसकी लगा दी थी, स्टॉक इसकी लगा दी थी, तो इन्होंने कहा था जो केप आई थी ना, केप आएगी वो एसी नहीं आएगी, अब एसी आएगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद केप तो वापसी वैसी आ गई। ये परेशान, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब एक और काम किया। ओके, अब दूसरा काम इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने बजाय इस एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा को लेने के, इन्होंने लिया एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया और इसकी कैप काटी और एसिटाबुलरिया क्रेनुलेटा जो है, क्रेनुलेटा की स्टॉक ली और इसकी स्टॉक में उसको इम्प्लांट कर दिया। अब ये फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कैप डेवलप करेगी वो डेवलप करेगी क्रेनुलेटा जैसी, क्योंकि मैंने स्टॉक उसकी लगा दी है। लेकिन इन्होंने ये पाया कि केप जो है अगेन केप मेडिटेरेनिया जैसी ही ग्रो करी। अब ये हो गए हैरान। अब इन्होंने इस चीज को फिर से फर्दर खंगाला, इन्वेस्टिगेट किया, तो इन्होंने पाया कि ये जो एसिटाबुलरिया है, ये एलजी, इसका ये जो राइजोइड है इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसका रोल होता है इन कैप के डेवलपमेंट में। वो क्या है सब्सटेंस? न्यूक्लियस जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा होता है उनमें आता है मैसेंजर आरएनए। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि न्यूक्लियस जो है मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए आगे मूव करते हैं और कैप की ग्रोथ करवाते हैं। irrespective to the irrespective to the type of stock, न्यूक्लियस जो है वही की वही कैप की फॉर्मेशन करवा सकता है। किसी भी हमारे पास स्टॉक हो, कैप वही होगी जिसकी न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देगा। यहां पर इन्होंने स्टॉक हटा दी, लेकिन न्यूक्लियस तो वही है ना, क्रेनुलेटा वाला ही है ना, तो कैप इस वजह से क्रेनुलेटा वाली ग्रो करी। यहाँ पे भी इन्होंने भले ही स्टॉक हटा दी, लेकिन न्यूक्लियस तो मेडिटेरेनिया वाला है ना, तो मेडिटेरेनिया वाली कैप ग्रो कर गई। तो इसके बाद पता चला कि न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के डेवलपमेंट में के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये रोल क्लियर हुआ। एक बार आपको रिकैप जरूर देता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म किया था हैमरलिंग ने 1934 में रोल ऑफ न्यूक्लियस को इंडिकेट करने के लिए। इन्होंने किस चीज को लिया था? एक एलजी, यूनिसेलुलर एलजी, दैट इज एसिटाबुलरिया। एसिटाबुलरिया की दो स्पीशीज होती है, एक एसिटाबुलरिया कैरुलेटा, दूसरी एसिटाबुलरिया मेडिटेरेनिया। दीज स्पीशीज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ देयर कैप. If the shape is like a finger-like projection, so it is known as Acetabularia crenulata. And if the shape of the cap is like an umbrella, so it is what? It is Acetabularia mediterranea. Then इसकी कैप, इसकी स्टॉक इसके अंदर, इसकी स्टॉक इसके अंदर, लेकिन कैप तो वही ग्रो करी जिसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस ने जी प्रोवाइड करी। तो ये था रोल ऑफ न्यूक्लियस। अब हम आ रहे हैं हमारे बिलव्ड रोल ऑफ साइटोप्लाज्म के ऊपर कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल रहता है। देखें, अब साइटोप्लाज्म क्या है, देखें, सेल के अंदर आपको पता है सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। डन सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन का जो ये डिस्टेंस है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैं साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ। साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाए 90% तो उसके अंदर वाटर होता है, 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं। 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंस के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल आते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? देयर इज प्रोटीन, देयर इज कार्बोहाइड्रेट, देयर इज लिपिड, देयर इज न्यूक्लिक एसिड। स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स, इसके अलावा समटाइम न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होते हैं जी। साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का आउटर वाला पार्ट जो होता है दैट इज एक्टोप्लाज्म, ये थोड़ा लेस विस्कस होता है। हाँ, यहां से आपको सुनना है, आउटर वाला पार्ट लेस विस्कस, इनर वाला एंडोप्लाज्म मोर विस्कस। लेस विस्कोसिटी होने की वजह से आउटर पार्ट कंटिन्यूअसली एक मूवमेंट शो कर रहा होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये तो साइटोप्लाज्म की बातें हैं। साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में, वो समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए एग्स भी जमा किए हैं हमने, टेडपोल भी जमा किए हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया था एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट है हेंस स्पिमेन, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करनी है। हेंस स्पिमेन ने अपना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। हेंस स्पिमेन, डबल एन, हेंस स्पिमेन ने ये एक्सपेरिमेंट वो इंडिकेट कर रहे थे रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखिए,
इन्होंने बताया कि जिस तरीके से न्यूक्लियस का रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के अंदर, तो साइटोप्लाज्म का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके ऑर्गन की डेवलपमेंट के अंदर। किस तरीके से वो अभी हम समझते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको ये एग के बारे में बता दूं। ये है एक फ्रॉग का एग, ठीक है। फ्रॉग ही यहाँ पे हमने क्यों लिया, देखें जब कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल लेते हैं, ठीक है, जिसपे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, तो हम कुछ चीजों को देखकर फिर उस ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को संभालना आसान हो, साइज में छोटा हो, अगली जनरेशन जल्दी आ जाती हो। ये फीचर तो फ्रॉग में है। जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पर ड्रोसोफिला को लेकर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। उसकी भी सेम वजह यही है। जब कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट मॉडल लेकर किसी ऑर्गेनिज्म को वर्क कर रहे होंगे, तो हम कुछ चीजें देखते हैं कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए, लाइफ स्पेन शॉर्ट होना चाहिए ताकि जल्दी से अगली जनरेशन मिल जाए, और वेराइटी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म लेते तो थोड़ा मुश्किल होता, और बहुत सारी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं फ्रॉग की डेवलपमेंट के अंदर जो कि ह्यूमन से मिमिक करती हैं, मिलती हैं। तो फ्रॉग को लेने का रीजन कुछ यही है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग एम्फीबियन है। एम्फीबियन यानी दोहरी जिंदगी गुजारने वाले। कुछ लाइफ के स्टेजेस जो है वाटर के अंदर, और कुछ लाइफ के स्टेजेस जो है वो पानी के बाहर, लेकिन पानी के करीब। एम्फीबियन वर्ड का मतलब ये होता है ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। कोई भी एम्फीबियन जो है वो खारे पानी के अंदर नहीं मौजूद होता। ऑल द एम्फीबियन आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। कुछ एक जो है वो फ्रॉग ऐसे हैं जो कि ट्रीज पे भी मौजूद होते हैं, हाइला। ये तो फ्रॉग की कहानी थी, ये फ्रॉग का एग है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग का जो एग होता है, इस एग के अंदर दो रीजन बन जाते हैं। एक तो ये वाला डार्क रीजन, ठीक है, येलो कलर का रीजन जो दिख रहा है ये डार्क रीजन बन जाता है, और ऊपर वाला जो रीजन है लाइट रीजन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट रीजन होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म जैसे इसमें एंटर करेगा, तो ये लाइट वाला रीजन जो है इसके अंदर एक व्हाइटिश मटेरियल की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट व्हाइटिश मटेरियल इज नथिंग बट ग्रे क्रिस्केंट। इसे हम ग्रे क्रिस्केंट कहते हैं। मैंने व्हाइट बनाया लेकिन ये ग्रे कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे क्रिस्केंट। क्रिस्केंट क्यों? क्योंकि इसकी शेप कुछ मून लाइक जैसी होती है, तो इसे क्रिस्केंट कहते हैं। इसे क्रिस्केंट कहा जाता है, ग्रे क्रिस्केंट। ग्रे शेप होती है, क्रिस्केंट लाइक होता है ना। क्या होगा आफ्टर द, आपको पता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज व्हाट, रैपिड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन, जो कि इस जायगोट को डिवाइड कर देगी, ठीक है। जो ये जायगोट बना है डिवाइड हो जाएगा, इससे 2 सेल, 2 से 4, और आगे जो है इस तरीके से डेवलपमेंटल स्टेज प्रोसीड करेंगे, और फाइनली फ्रॉग का लार्वा दैट इज टेडपोल लार्वा बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक था ग्रे क्रिस्केंट, और नॉर्मली ये फॉर्मेशन हो गई। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं स्पिमिन, इन्होंने क्या करा, ये क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे साइटोप्लाज्म का रोल बताना चाह रहे थे। यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो ग्रे क्रिस्केंट बना है ना हमारा बिलव्ड स्ट्रक्चर, ग्रे क्रिस्केंट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ओवर देयर। ये यहाँ पर जो है न्यूक्लियस का काम करेगा। ये जो ग्रे क्रिस्केंट है ये यहाँ पे ये ग्रे क्रिस्केंट जो है यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म का काम करेगा। ये जो है ग्रे क्रिस्केंट यहाँ पर साइटोप्लाज्म का काम करेगा। ये इसका साइटोप्लाज्म है, नॉट न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है। हेंस स्पिमिन ने क्या करा, हेंस स्पिमिन ने जैसे इन्होंने देखा कि स्पर्म की एंट्री हुई है, इसने एक को थोड़ा टिल्ट कर दिया, इस तरीके से टिल्ट किया कि स्पर्म इन होने के बाद जो ग्रे क्रिस्केंट बना वो एक ही साइड पर आ गया, वो एक ही साइड पर आ गया, ठीक है। इन्होंने ये नाइंसाफी की, एक साइड पर इन्होंने ग्रे क्रिस्केंट को शामिल कर दिया, एक साइड पर आने नहीं दिया। जिससे क्लीवेज हुई, 2 सेल बने, एक में सारे का सारा ग्रे क्रिस्केंट आ गया, दूसरे में कोई ग्रे क्रिस्केंट नहीं आया। यानी एक में सारे का सारा साइटोप्लाज्म आ गया, दूसरे में साइटोप्लाज्म नहीं आया। जब साइटोप्लाज्म जिसके अंदर आया उससे तो नॉर्मल टेडपोल डेवलप करा, लेकिन जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं आया उसमें से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, एक मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल बन गया, और जो है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, आगे उसकी डेवलपमेंट ही रिटार्ड हो गई। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि साइटोप्लाज्म का भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। न्यूक्लियस से कमांड मिलते हैं, उन कमांड को, उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाना है, ये तो अथॉरिटी साइटोप्लाज्म के पास ही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर न्यूक्लियस रिमूव कर दिया या साइटोप्लाज्म रिमूव कर दिया तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इन दोनों जो है एक्सपेरिमेंट की थीम यही है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं डेवलपमेंट के अंदर। डन। तो आज के लिए हमारे पास यही था। आई होप आपको जो है बातें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा जो बात ना समझ में आई हो, लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जी, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। वहाँ पर हम रोजाना स्टडी मटेरियल शेयर कर रहे होते हैं, और भी कोई डाउट वगैरह है तो स्टूडेंट वहाँ पर हमसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ओके, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।